अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और मेरे साथ वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है अहमद सगई साहब ने। तुर्की के सदर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया और खिताब करते हुए मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ बुलंद की। मसला कश्मीर पर एक मरतबा फिर आवाज़ उठाते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की किताबों के मुताबिक हल किया जाए। तुर्की के सदर की इस स्पीच पर इमरान खान और पाकिस्तान ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया, जबकि भारत ने एहतजाज करते हुए इसे अपने अंदरूनी मामले में मुखालिफ करार दिया है। क्या तुर्की के सदर एर्दोगान मुस्लिम उम्मा को लीड करने वाले नए रहनुमा के तौर पर देखे जा रहे हैं? इसके अलावा हमें प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौमी इंतज़ाम ब्यूरो ने JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान को आमदन से जायद असर रखने के इल्जाम में 1 अक्टूबर को तलब कर लिया। नोटिस जारी करने की टाइमिंग को ज्यादा अहम समझा जा रहा। इसकी वजह APC में मौलाना साहब की तकरीर या उनका सख्त मौक़िफ़ तो नहीं, नोटिस की टाइमिंग पर हम डिस्कस करें। अस्सलाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तैयब एर्दोगान की जो जनरल असम्बली के 75वें सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ बुलंद की है। आज हम उस पर बात करेंगे। एर्दोगान साहब ने कहा है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए, चूँकि उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी मसाइल अब तक हल तलब हैं उन्हीं पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और दुनिया को एक तरफ ये उन्होंने निशानदही की है कि कौन कौन से वो तलब मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा को लीड करने वाले नए रहनुमा के तौर पर देखे जा रहे हैं? जी, देखिए, जहाँ तक बात यह है रजब तैयब एर्दोगान की स्पीच और उनकी मुस्लिम उम्मा को लीड करने की, तो रजब तैयब एर्दोगान जो है इनके बारे में हमेशा से ही आपको पता है कि मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है और मुस्लिम जो जितने भी मुसलमान हैं वो उनको पसंद करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो दूसरी दुनिया से हो। आपने देखा होगा माजी में तैयब एर्दोगान ने उनका मौक़िफ़ जो है वो इजराइल के हवाले से बड़ा सख्त था और बड़ा डो टोक था। फिर उसके अलावा आप ये देखिए कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो मामला, आपको याद होगा सीरिया के साथ एक हुआ था तो उन्होंने उसके ऊपर भी अपना बड़ा जानदार मौक़िफ़ दिया था जब सीरियन ये इशूज़ जो है वो चले हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है वो इजिप्ट के हवाले से भी उनका एक ख़ास मौक़िफ़ था और उसको बड़ी पज़ीराई भी मिली थी उस वक्त। अच्छा, यही नहीं बल्कि आप ये देखिए कि जब वहाँ पे जो फ़ौजी एक ख़ास किस्म का उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाहर निकले थे और उन्होंने जो है वो कू करने की कोशिश की तुर्की के अंदर, तो तुर्की के अपने लोग जो है वो टैंकों के आगे लेट गए, सड़कों पे लेट गए। उन्होंने कहा जी कि हम जो है इसको वो नहीं करेंगे। सो रजब तैयब साहब की ना सिर्फ ये है कि तुर्की के अंदर बल्कि ये है कि बाकी दुनिया में भी जो है उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मुस्लिम उम्मा के और मुस्लिम वर्ल्ड के जो है वो एक बड़े लीडर हैं, उनको बड़ा लीडर समझा जा रहा है। और उनका अभी ये जो हालिया उनका जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने जो बात की है, इसको भी मैं समझता हूँ कि ये भी इसको आप देखिएगा हमारे मुल्क में भी और हमारे साथ वाले मुल्कों में भी और बाकी दुनिया के अंदर भी जो है उनको बेहतर समझा जाएगा और उसको सराहा जाएगा। उसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया जब ख़त्म हुई थी और उसका शराज़ा जब बिखरा था तो आखिरी जो उसकी जो जिसके पास उसकी वो थी खिलाफत थी वो तुर्की था और तुर्की की एक अपनी उसकी एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है उसकी बात सुनी जाती है और हमेशा जो है वो उसको उसकी आवाज़ के पीछे लबैक कहा जाता है।
फिर आप ये देखिए कि तुर्की और अगरचा हमेशा ही जो है वो तुर्की की मुखालफत में सऊदी अरब वो आया है। सऊदीया ने कभी भी जो है वो तुर्की की उस तरह से उनकी बातों को जो है ना वो उसको वेटेज नहीं दी। लेकिन इवन देन तुर्की को फिर भी जो है आपकी जो बाकी दुनिया है, ये जो अभी रिसेंटली देखिए कतर जो है वो तुर्की के साथ मिलके उसने ईरान के साथ अपने मामलात किए। इवन ईरान और तुर्की ने मिलके जब कतर के ऊपर सैंक्शन आई थी सऊदी अरब की तरफ से, तो उन्होंने इसको कंडेम भी किया और उन्होंने अपने वहां पे जहाज भी भेजे और उन्होंने खाने पीने की चीजें भी भेजी, क्योंकि कतर के अंदर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो आप देखें कि उस वक्त इस तरह के हालात थे कि उनको खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। सो इवन हम लोग कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन तुर्की ने जो है वो स्टेप फॉरवर्ड किया और उसने जो है वो ईरान के साथ खड़ा होकर कतर की उसने हिमायत की। सो ये जो मुस्लिम उम्मा के अंदर जो तफरीक है, उस तफरीक के अंदर जो है वो तुर्की का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा है। और तुर्की आप देखेंगे नेटो का मेंबर भी रहा। कायरा के अंदर जो है वो उनका बाकायदा हेडक्वार्टर हुआ करता था नेटो का। और तुर्की ने बड़े अरसा जो है वो नेटो के साथ जो है वो मिलके उसने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। ये और बात है कि तुर्की को यूरोप के अंदर जो है वो उस तरह से नहीं सराहा गया, या यूरोप ने जो है अपनी यूरोपीय यूनियन ने शेंजन कंट्रीज के अंदर उसको शामिल नहीं किया। और उसका जो साइप्रस का मसला है ग्रीस के साथ, उसके ऊपर उसकी उस तरह से खुल के हमायत नहीं की यूरोप ने या वेस्टर्न वर्ल्ड ने। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है वो तैयब उर्दुआन की बातों को समझा भी जाता है, सुना भी जाता है और उसको जो है उसके पीछे लब्बैक भी कहा जाता है। सर, ये जो तैयब उर्दुआन ने जो है वो इंडिया के उन्होंने एहतजाज किया है इसके तैयब उर्दुआन के खिताब पे और कहा है कि हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो मुदाखलत है और हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए तुर्की ने तो हमेशा कश्मीर के ऊपर उसका मौक़िफ़ पाकिस्तान की हमायत में आया है। आप देखें कि जिन कुछ ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत की है कश्मीर इशू पे, उनमें एक तुर्की है और एक मलेशिया है। इन दोनों मुल्कों ने, अब सऊदी अरब ने भी इस दफा थोड़ी सी बात की थी, उनके वजीर खारजा की तरफ से बयान आया था, लेकिन तुर्की ने हमेशा हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। और तुर्की ने भी वही बात की है जो हम कहते आए हैं आज तक कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए। अच्छा, तब से जो है इंडिया और इंडियन लॉबी जितनी भी दुनिया भर में बैठी हुई है और वो जो हिंदुत्व है वो उसके अंदर जो है वो तैयब उर्दुआन को लेके हमेशा एक खास किस्म का एक रेजिस्टेंस रही है। सो वही रेजिस्टेंस अभी फिर आपको जो है वो नजर आई है इस बयान के अंदर कि ये हमारा अंदरूनी मसला है या हमारे मामलात के अंदर जो है वो तुर्की की मुदाखलत करता है। आप देखें तुर्की इस वक्त जो है वो दुनिया की उभरती हुई मैशत है। तुर्की की चीजें, आप जरा पाकिस्तान में चले जाएं, पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर तुर्की की बहुत ज्यादा उसने अशिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सिमिलरली जो है इंडिया के अंदर भी जो है जो टर्क प्रोडक्ट्स हैं वो उनको उनकी एक्सेप्टेंस मौजूद है, उनको बाकायदा खरीदा जाता है। तुर्की के ड्रामे देख लें, हमारी उनको उन्होंने जो है वो जो कल्चरल इन्वेजन है वो भी उन्होंने किया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो इश्क़ ममनू ड्रामा था इनका वो इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा देखा गया है। सो इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुसलमान दोनों जो है वो तुर्की के लिए उनके दिल धड़कते हैं। सो ऐसा नहीं कह सकते कि जो है इंडिया ने कह दिया कि नहीं हमारा अंदरूनी मसला है और तुर्की उस पर जो है वो कान धर लेगा या तुर्की खामोश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुर्की ने पहले भी अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े रखा है, तुर्की ने अभी भी मौक़िफ़ वाज़े रखना है। और तुर्की हमेशा जो है वो भारत को कोई अच्छा नहीं समझता है तुर्की जो है। और उन्होंने जब भी बात की है उन्होंने पाकिस्तान की हमायत में बात की है, चाहे वो 65 की वॉर हो, कारगिल हो या इवन अभी कश्मीर का इशू हो या इससे पहले भी जो है तुर्की पाकिस्तान की मदद को जरूर आया किसी न किसी लेवल पे। हमारा अर्थक्वेक आया था, आप देखें तो तुर्की जो है वो आया, उसने आके अर्थक्वेक के अंदर पाकिस्तान के किस तरह से उन्होंने अपने हॉस्पिटल यहाँ पे लगाए, उन्होंने जो है यहाँ पे स्कूल लोगों के हमारे लिए खोले। फिर आप देखें कि अभी भी सिंध के अंदर जो है टर्क प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि उन्होंने जो है उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं जो उन्होंने वहां पे हमारे यहाँ पे भेजे हुए और वो बहुत ज्यादा वो हमारे लिए कर रहे हैं। अभी आप देखें कि कोरोना के दिनों में जो है तुर्की उस वक्त भी हमारे साथ उन्होंने हमें जो है एक भाईचारे के तौर पे जो है उनकी तरफ से हमेशा हमें ठंडी हवाएं आई है। सो मैं नहीं समझता कि इंडिया को या इंडिया के पेल पे जो बल उठ रहे हैं या मरोड़ जो उनको उठते हैं और उसके ऊपर जो है वो तुर्की जो है वो खामोश हो जाएगा और वो कहेगा कि नहीं ठीक है इन्होंने कह दिया अब मुझे खामोश रहना है। मैं नहीं समझता कि इस बयान का कोई उस तरह से तुर्की उसको उतना सीरियस लेगा जितना हम शायद उन्होंने इस्लामोफोबिया पे भी बात की। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया जो है वो इस वक्त अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुका है और उन्होंने इसकी तरफ निशानदही की है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने उनका ये निशानदही करना बिल्कुल ठीक है? ये वाकई टाइम की जरूरत है?
देखिए, इस्लामोफोबिया की जहां तक बात है, इस्लामोफोबिया एक इसको इसको यूं कहें कि वो कहते हैं ना कि परसेप्शंस आर मोर रियलिटी देन लाइक, कि हम परसेप्शन बेस्ड चीजें जो होती हैं उनको हम ज्यादा रियल समझ लेते हैं, जबकि हकायक की निस्बत। अब हकायक जो है वो डिफरेंट है। आप समझती हैं कि इस्लामोफोबिया क्या, तुर्की में जो इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने हिजाब देने पे पाबंदी लगाई थी, तुर्की तो हमेशा से एक मॉडर्न कंट्री के तौर पे जो है वो सामने रहा है। और तुर्की जो है वो ऐसा नहीं है कि उसने मतलब है कि इस्लाम को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया, या वहां पे जो इस्लामिक फोर्सेस हैं उनको, तैयब अर्दोगान जो है वो खुद जो है वो एक इस्लामिक एक बहुत बड़ी पार्टी है उनकी, और वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और सो मैं समझता हूँ कि ये जो इस्लामोफोबिया है ये इट्स परसेप्शन, ये इट्स मोर देन परसेप्शन, राइट, इंस्टेड ऑफ के ये कोई रियलिटी है। दुनिया हमसे वैसे खाइफ है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे अंदर चूंकि कुछ है, कोई काली भेड़े हैं मुसलमानों के अंदर भी, और वो हमें हमेशा जो है वो पूरी दुनिया में बदनाम करवाती हैं, और हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सर हमारी कश्मीर के जगह अलावा हसाई उन्होंने करवाती है। फलस्तीन के इशू पर भी जो है वो आवाज उठाई है, जहां हम देख रहे हैं कि कुछ अरब ममालिक अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए इसराइल का साथ ताल्लुकात को फरोग देने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में जो है वो तैयब अर्दोगान ने जो है फलस्तीनियों के मफाद को तरजीह दी, और उन्होंने कहा कि वो मसला फलस्तीन के हल तक जो है वो इसराइल से ताल्लुकात को वो के हामी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसकी वजह यह है कि तुर्की का फलस्तीन को लेके और फलस्तीनियों को लेके शुरू ही से एक खास मौकफ रहा है। तुर्की हमेशा जो है उस मौकफ पे ना सिर्फ डटा रहा है, बल्कि वो कभी भी पीछे नहीं हटा। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जो है पैलेस्टाइन के अंदर जो है उनको मबहूस किया गया था, बहुत सारे लोगों को उन तक खाना नहीं पहुंचने दिया, और जब इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया इजराइल ने, तो तुर्की वाज द कंट्री के जिसने कहा था कि हम उन तक जो है वो चीजें पहुंचाएंगे, और उन्होंने ना सिर्फ चीजें पहुंचाई बल्कि अच्छा खासा उस पर रौला भी बना था। आपको याद होगा तुर्क प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है, अपना प्रेसिडेंट जो है, ये इजराइल के एक उसमें तो इन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था उनसे एक प्रोग्राम के अंदर। सो उनकी जो सेंटिमेंट है वो उसको लेके ये बड़े क्लियर हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं है। ठीक है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज ऐसे भी हैं जो इजराइल को बतौर एक रियासत के तस्लीम कर रहे हैं, या उसको जो है वो अब मानने लग गए हैं, या उसके लिए जो है वो पर तोल रहे हैं। लेकिन तुर्की ने हमेशा ही से इजराइल के लेके जो है अपना जो स्टैंस रखा है उस पर वो डटा रहा है। वो कल भी डटा हुआ था, वो आज भी डटा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में भी मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान और तुर्की जो है इनके अलावा कोई और मुल्क जो है वो ज्यादा रेजिस्ट कर सकेगा। एक यही दो मुल्क हैं, इसमें आप इमरान खान ने जो है वो अपने ट्वीट में जो है जहां इंडोनेशिया। अर्दोगान के आवाज उठाने पर उनको अप्रिशिएट किया है, वहां पे 25 सितंबर को जो है वो इमरान खान भी खिताब करेंगे जनरल असेंबली के सेशन से। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी जो है फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर सेम यही आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आप देखें कि पिछली दफा इमरान खान की जो जनरल असेंबली की जो तकरीर थी वो बड़ी अच्छी रही, और इमरान खान के बारे में एक चीज सारी दुनिया मानती है, पूरे पाकिस्तान मानता है, और उनके नकाद भी इस चीज को मानते हैं। वो ये कि इमरान खान जब भी मुल्क से बाहर होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। वो हमेशा जो है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उसकी जो बड़ी जामे किस्म की उसकी गुफ्तगू और बड़ी मुदल्लल किस्म की उसकी गुफ्तगू होती है। इससे पिछले खिताब को भी अगर आप उठा के देखें तो उस खिताब के अंदर भी उसने जिस तरह से चौके छक्के मारे थे, वो CNN भी, BBC भी, जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है, एक्सेप्ट इंडियन मीडिया के बाकी सारे मीडिया ने बड़ा सराहा था, और उनकी उसको सो मच सो के अल जजीरा के ऊपर बड़े प्रोग्राम्स भी हुए थे। सो इंटरनेशनल चैनल्स ने, इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी कवरेज दी थी उनकी जनरल असेंबली की तकरीर को। ये और बात है कि वो लोकल जो हमारा जो महाज होता है, जो पाकिस्तान का अंदरूनी महाज है, उस पर आके खान साहब जो है वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, लेकिन इंटरनेशनली जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, और पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया के अंदर उसको बड़े खास तरीके से, खास लेवल पे ले जाके जो है ये उसको वो करते हैं। सो मैं समझता हूं कि खान साहब इस दफा भी जो तकरीर करेंगे उसमें कश्मीर का मसला जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज हो चुका है उसको भी उठाएंगे, और उसके अलावा यह कि फलस्तीन के ऊपर भी वो अपने दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ को जो है उसको दोहराएंगे। और यही नहीं,
बल्कि वो जो इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर भी शायद बात करें, वो चाइना के हवाले से भी बात करें, कोरोना के हवाले से भी बात करें, और पाकिस्तान ने जिस तरह से जो है इस बीमारी से नबर्द आजमा हुआ है उसके ऊपर भी वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि जो दुनिया को जो इस वक्त इस वबा से जो प्रॉब्लम और मुश्किलात है, और दुनिया की जो आबादी अपना जो इकोनॉमी जो है वो जिस तरह से डैमेज हुई है, तो उसके ऊपर भी हो सकता है कि वो कोई ना कोई रोशनी डाले और उसके लिए कोई तजावीज भी लेके आए। ठीक ठीक है अहमद साहब। आज अहमद साहब कौमी इंतजाम ब्यूरो ने जो है वो JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान को आमदन से जायद असासे रखने के इल्जाम में 1 अक्टूबर को तलब कर लिया है। मौलाना साहब ने कहा है कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। उनका कहना यह है कि ये सब बदनीयती पर मबनी ढंढोरा है जो मीडिया के जरिए पीटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो नोटिस भेजने की टाइमिंग है ये बहुत अहम है। बिल्कुल APC के फौरन बाद मौलाना को इस तरह का नोटिस मिलना, इसकी टाइमिंग को बहुत अहम समझा जा रहा है और तजियाकार इसको बड़ा वो ले रहे हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए मौलाना साहब जो है मतलब है कि अब क्या उन पे हम बात करें। मौलाना की जरा आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, 1990 से पहले इन्होंने बाकायदा एक फतवा जारी किया था मौलाना ने, और वो फतवा ये था कि औरत की हुक्मरानी जो है वो नाजायज है, और उन्होंने उनका बड़ा एक खास स्टैंस था 80s की लेट 80s तक जो है, और वो कहते थे कि औरत जो है वो हुक्मरान नहीं हो सकती। सो मच सो कि जब ज़ियाउल हक साहब का त्यारा वो हुआ और उसके बाद बेनज़ीर जब पाकिस्तान आई 85 के इलेक्शंस के बाद जो है पीपल्स पार्टी ने उस तरह से वो किया ही नहीं था। जुनेजो साहब जब हुकूमत बनाई थी तो उसके बाद जो है जब ज़ियाउल हक का त्यारा का हादसा होता है और उस हादसे के बाद जो है गुलाम इसाक खान जो है वो आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उन्हीं दिनों में जो इंटरम सेटअप था उस खास दौर में मौलाना की बड़ी खास किस्म की उनकी गुफ्तगू थी। वो गुफ्तगू अगर उस वक्त चूंकि मीडिया नहीं था, अखबारात थे, आप जरा अखबारात को उठा के पढ़े तो आपको पता चलता है कि वो क्या बोलते थे। वो कहते थे कि औरत जो है वो हुक्मरान नहीं हो सकती। वो ये कहते थे कि दीन और मजहब जो है वो औरत की को बतौर हुक्मरान तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये भी कहते थे कि औरत को चादर और चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। वो ये भी कहते थे कि औरत जो है अगर उसको हुक्मरान बना दिया तो ये इजाबे इलाही को दावत देने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने ये भी फरमाया था कि औरत को मतलब है कि औरत जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है वो घर के अंदर और एक खास इन्वायरमेंट में तो रह सकती है लेकिन हुक्मरान के तौर पे नहीं रह सकती। आपको याद होगा तांसो चेलर जो है जो टर्की की अंदर भी वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी और बड़ी उन्होंने बड़ा नाम बनाया था। वो और बीबी दो ही मुस्लिम वर्ल्ड की जो है वो ख्वातीन रही है रहनुमा और जिन्होंने जो है वो हुकूमतें की है। सो वो तांसो चेलर के बारे में भी मौलाना के कोई अच्छे कलमात नहीं थे। अच्छा फिर यकायक क्या हुआ कि 1990 से 1993 तक जो है वो इनको जो है वो बाकायदा बना दिया गया था। इन्होंने डीजल परमिट लिए उस गवर्नमेंट से और इन्होंने चेयरमैन फॉरेन कमेटी भी बन गए। मतलब कि वो फिर औरत जो है वो उसकी हुक्मरानी भी जायज हो गई। औरत जो है वो बेनजीर भुट्टो की शक्ल में थी लेकिन वो उस वक्त जो है वो बिल्कुल ठीक थी क्योंकि मौलाना को नवाजा जा रहा था, मौलाना फायदे ले रहे थे। मौलाना ने जो है वो फॉरेन कमेटी पकड़ ली थी और फिर उसके बाद आप देखें कि मुसलसल मुतवातर जो है वो पर सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नैब ने जो उनको अभी नोटिस भेजा है यानी APC के फौरन ही बाद उनको नोटिस भेजा है, नैब इसको पहले भी तो भेज सकती थी और या मतलब ये टाइमिंग्स के हवाले से बहुत ज्यादा वो तनकीद करते, नैब इसकी क्या वजाहत पेश करेगी? मतलब ये टाइमिंग ऐसी क्यों? नहीं देखिए ये हाँ अब थोड़ा सा हम लोग पुरानी चीजें थोड़ी भूल जाते हैं ना, तो इसलिए इनके खिलाफ केसेस मौजूद थे। ये अब के केस नहीं है, केसेस पहले से मौजूद थे। हमेशा ये होता है कि केस दबा दिए जाते हैं, केस रख दिए जाते हैं कि अच्छा ठीक है मुनासिब वक्त आएगा तो फिर खोल लेंगे। केस पहले से मौजूद था, अच्छा खुला अब गया है या उसकी खोलने की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी उसको आप कह सकते हैं। बट ऑब्वियसली देखें वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये एहतजाज करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली उन्होंने जो है इनको अब ये तो नहीं कि इसको फ्री हैंड देंगे मौलाना को। सो मौलाना को भी फ्री हैंड नहीं मिलेगा। आप देखें मौलाना ने गड़बड़ तो की है नमाजी में। LFO की जब हुई थी लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है परवेज मुशर्रफ का, तो इन्होंने उसकी हमायत कर दी थी। मुसलसल जो है ये इक़्तिदार में रहे थे। फिर आप देखिए कि बलूचिस्तान में जब ये मुत्तहिदा मजलिस MMA की हुकूमत बनती है तो ये वहां पे चले जाते हैं, बलूचिस्तान में हुकूमत बना लेते हैं। KP में इनकी हुकूमत बन जाती है, वहां पे कोलिशन में थे, यहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत थी। अच्छा वफाक में भी ये बैठे हुए थे।
फिर उसके बाद जो है ये काजी हिज़्ब इख्तिलाफ भी जो है वो भी बन जाते हैं असेंबली के अंदर। अच्छा 200 कनाल जमीन जो है इनको जो है वो 2007 में इनको वो भी अलाट की जाती है, वो मिलिट्री की जमीन थी वो उनको डीए खान में मिलती है। अच्छा ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने फायदे तो सारे लेते रहे, जहां पे इनका फायदा होता है ये सियासी हुकूमतों से भी फायदा लेते हैं, फौजी हुकूमतों से भी फायदा लेते हैं। मौलाना ने फायदा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ केसेस मौजूद थे, केसेस आज के नहीं है, केस इनके खिलाफ काफी पुराने हैं। इनका एक बंदा था जिसको जो है जो पिछली दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने वजारतें ली हुई थी, उनके पास जो है वो इसकी हाउसिंग की वजारत भी इनके पास थी। भाई उसने इतने पैसे कमाए, वो पैसे लेके जो है वो लोगों को यहाँ पे फ्लैट अलाट किया करता था, घर अलाट किया करता था। सो ये इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के इर्द गिर्द के लोग थे। इनको जो परमिट, इनको मौलाना डीजल कहते हैं, वो भी इसलिए कहते हैं इन्होंने बेतहाशा डीजल के परमिट लेके इन्होंने बेचे थे, तो इनका नाम ही मौलाना डीजल पड़ गया। तो आप ये देखें कि ये इस कैलिबर के और इस कमाश के हमारे पॉलिटिशियंस हैं। अब उनसे उनको जब पकड़ा जाता है तो फिर वो चीखते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें जुल्म कर दिया हम पे जो है। और फिर मीडिया भी भूल जाता है, हमारे लोगों की यादाश्तें भी थोड़ी सी कमजोर हैं, हम चीजों को उस तरह से देखते भी नहीं है। तो जरा इनका माजी में आप झांकेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें और भी नजर आएंगी। सो टाइमिंग मैं समझता हूं कि टाइमिंग नो डाउट उन्होंने संभाल के रखी है टाइमिंग, और उनका ख्याल था कि अगर जब मौलाना निकलेंगे तो फिर मौलाना को पकड़ेंगे। मौलाना भी यही कर रहे हैं, मौलाना भी टाइमिंग का भी, इन्होंने भी तो टाइमिंग का ही वेट किया है ना, कि ठीक है कुछ टाइम देते हैं इनको पीटीआई को, जब ये थोड़ा सा माहौल गर्म होगा, बाकी जमातें भी जो है वो साथ मिलेंगी, लोग भी थोड़ा सा तड़पेंगे, तो हम बाहर निकलेंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे और हम मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड शुरू कर देंगे। सो इन्होंने भी टाइमिंग का वेट किया है, उन्होंने भी टाइमिंग का वेट किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मौलाना आप बाहर आएंगे, हम आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। सो अब अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब नैब में हाजिरी देंगे? क्योंकि उनके देखिए मौलाना राशिद ने कहा है कि मौलाना साहब अकेले मुहब्बे वतन हुए, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर तो मौलाना के दिल में कानून का दर्द हुआ, अगर मौलाना कानून की पासदारी और कानून की हुक्मरानी को मानते हुए, अगर मौलाना इस मुल्क के साथ प्यार करते हुए और उनका ख्याल हुआ कि जिस तरह बाकी आम आदमी जो है वो पुलिस को, वो नैब को, वो एफआईए को, वो बाकी जो है वो जो इदारे हैं उनको फेस करता है, इन्वेस्टिगेशन को फेस करता है, तो मुझे भी करना चाहिए, फिर तो मौलाना को जाना चाहिए। लेकिन अगर मौलाना समझते हैं कि वो अबव द लॉ है, कानून उनके जो है वो जेब के अंदर जो है वो रखी हुई एक पुड़िया है जिसको जब चाहे निकाल के फाड़ के फेंक के दे, या जब चाहे जो है उसको उसमें उसको किसी फायदे में ले आए, तो अगर तो उन्होंने ये समझा तो फिर तो मौलाना नहीं जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि मौलाना बड़े वाइज आदमी है, वो जाएंगे तो सही, और उसको इस चीज को बतौर एक पॉलिटिकल स्टंट भी यूज करेंगे अपने खिलाफ। कि देखे चूंकि मैं हुकूमत के खिलाफ वो कर रहा था और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो मुझे जो है वो नैब में धकेल रही है और नैब के अंदर लेके आ रही है और मुझे जो है वो विक्टिमाइज किया जा रहा है। सो मौलाना इसको ऑपोजिशन को फायदा होगा इस टाइमिंग पे मौलाना साहब की जो नैब में तलबी होने जा रही है, इससे ऑपोजिशन को जो है हुकूमत के खिलाफ एक और मजबूत एजेंडा मिल जाएगा। ये आपने दुरुस्त बात की है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि इसका फायदा हुकूमत को नहीं मौलाना को होगा, क्योंकि मौलाना का जो सिंपैथेटिक वोट है, जो सिंपैथी वोट है वो बढ़ जाएगा और उसमें इंक्रीज आएगी। या मौलाना का जो नाराज कारकुन है जो किसी वजह से घर बैठा हुआ है वो बाहर निकलेगा, उसको लगेगा कि मौलाना के साथ जो है मौलाना के साथ ज्यादती हो रही है। सो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इस टाइमिंग की आड़ में जो इधर भी टाइमिंग है उधर भी टाइमिंग है, तो उसमें कहीं ये ना हो कि मौलाना गलत चल जाए या इनकी चाल है वो गलत हो जाए और मौलाना जो है वो खेल जाए और मौलाना को छक्का मार दे। सो ऑलरेडी जो है खान साहब ने उनको अलाउ किया है, तो वो एक पता नहीं किसने मशवरा दिया था एपीसी की सारी कार्रवाई दिखाने का, लेकिन बहरहाल जिसने भी दिया था इंतहाई गलत मशवरा दिया था। एक ऐसे मतलब मुजरिम को जो कि मतलूब है, वांटेड है, भागा हुआ है, उसको आप अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है जी आप आके बोले, तो मतलब कि वो तो गलत किया। अभी ये एक और गलत काम करने जा रहे हैं और इसका फायदा जो ये होगा कि JUIF जो है ये उठ खड़ी होगी और इसको जो है इसको सांस मिलेगी। देखिए जमीयत उलमा इस्लाम एक नूरानी ग्रुप था और हक ग्रुप था और एक जो है वो इनके साथ थी। सो समीउल हक, मौलाना समीउल हक की जो पार्टी है वो भी एग्जिस्ट करती है, JUI सीन जो है। आल्दो जो है समीउल हक साहब नहीं रहे लेकिन उनकी पार्टी बहरहाल मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। ये जो फे कहा जाता है फजलुर रहमान और समीउल हक, इनमें अलहदगी हो गई थी। सो अगर ये यूं करते हैं कि JUI सीन को इनके मुकाबले में ले आते तो वो ज्यादा अच्छा होता। समीउल हक साहब के साहबजादे हैं,
उनको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाता, उनको थोड़ा मजबूत किया जाता और उनको जो है इक़्तिदार में के ऐवानों में उसको थोड़ी सैर सूर कराई जाती, तो वो शायद ज्यादा बेहतर तौर पे एक हिकमत अमली हो सकती थी। ये जो हिकमत अमली अडॉप्ट की गई है, ये आपने दुरुस्त कहा है, इसका नुकसान होगा इनको, फायदा नहीं होगा। सो मौलाना को तोड़ने के लिए सबीउल हक के साहबजादे काफी थे, उनको अगर ले आया जाता, वो अगर आके इनके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके पुराने केसेस निकाले जाते और इस तरह की कोई मीडिया के अंदर इनकी थोड़ी सी पुरानी चीजों को जो है रिवाइव किया जाता, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा अच्छा होता। अभी जो इन्होंने जो कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कानूनी तरीके इस्तेमाल करने में आल्दो वो बातें ठीक हैं, लेकिन उसका फायदा जो है वो मौलाना उठा जाएंगे। सर, इनके भाई जियाउर रहमान को भी नैब की जानिब से तलब किया गया है, क्या उनके ऊपर भी इसी तरह के कोई करप्शन के इल्जाम है? जी हाँ, बिल्कुल। ये मौलाना, इनके भाई जो है, ये दोनों जो है ये डेरा इस्माइल खान से जो है ये लड़ा करते थे इलेक्शन, और वहीं से इनके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसीज रही है। वो भी इनके साथ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में घूमते फिरते रहे हैं और काफी ज्यादा उन्होंने भी बहुत सारे फायदे उठा रखे हैं। सो अल्टीमेटली अगर इनके भाई को भी बुलाया गया है तो लामहला उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, वरना जो है वो धुआं वहीं से उड़ता है जहां आग लगी हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नैब हमें आपको क्यों नहीं बुला लेती, या नैब जो है वो और बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं बुला लेती, नैब उन्हीं को क्यों बुलाती है जिन्होंने कुछ किया होता। तो अल्टीमेटली इनके भाई ने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। आल्दो मौलाना साहब अब इस चीज को भी कहेंगे कि देखिए मेरे पूरे खानदान को जो है इन्होंने विक्टिमाइज किया है और मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा और मुझे भी नहीं छोड़ा और हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें बराए मेहरबानी जो है। देखिए ये बड़ी जज्बाती सी कौम है, ये बड़ी जज्बाती कौम है। यहाँ पे ऐसे भी लोग रहे जो जेल के अंदर थे और उन्होंने कहा आप हमें जिताएं, हम ये सीट जीत के जो है वो तोहफा करेंगे। फिर वो जीत भी गए और फिर उन्होंने तोहफा भी नहीं किया। सो ऐसा भी होता है। ये इमोशनल कौम को आप तो ज्यादा इमोशनल बना लेते हैं इस तरह के मामला के ऊपर। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने गलत चाल चली है और इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग गलत चुनी है, आप ये कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी 100% इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से कि टाइमिंग जो है इसका उन्होंने गलत इंतखाब किया है। ये अगर महीना पहले हुकूमत को पता था कि ये होने वाला है, एपीसी से पहले से अगर हो जाता ये तो ज्यादा अच्छा होता। बीच में जब ठंड चल रही थी, कोरोना का ज्यादा मामला चल रहे थे, तो साथ साथ ये भी चलाते रहते, मीडिया में इन रहता है कि मौलाना आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब यकदम जो है वो लेके आना, उसका सियासी फायदा हो सकता है मौलाना। और मौलाना जो है हुकूमत के खिलाफ ज्यादा मुस्तैदी से जो है वो अब आगे बढ़ेंगे। देखिए जारी बात है, मौलाना तो वो तो अब चाहते यही है ना। मौलाना की तो ख्वाहिश ही यही है कि किसी तरह से जो है उनको वो लोगों को मोबिलाइज करके, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की हिमायत लेके और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को साथ लेके वो अगर किसी तरह उनको असेंबली से रिजाइन करवा दे, तो ये मौलाना की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मौलाना इसी के ऊपर लगे हुए हैं। आप देखें कि जब पहले आए थे तब भी उनका यही था कि आप मुझसे बात उस वक्त करेंगे जो उन्होंने कमेटी बनाई थी कि, और उसकी जिम्मेदारियों में ये भी था कि आप इनको कन्विंस करें और अपने अपने लीडरान को जाके कि वो रिजाइन करें। चूंकि मौलाना इस वक्त इक़्तिदार से बाहर है, मौलाना को बहुत अरसा उन्होंने इक़्तिदार के मजे लुटे हैं, बहुत अरसा जो है वो मिनिस्टर्स कॉलोनी में वो रहे हैं, बहुत अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, बहुत अरसा जो है उनकी गाड़ी पे झंडा लगा रहा है। सो अब जब वो झंडा उतर गया, वो मिनिस्ट्री नहीं रही, वो घर नहीं रहा, वो सरकारी बिल्स जो है वो अब जेब से देने पड़ रहे हैं और वो जो सरकारी प्रोटोकॉल था वो खत्म होके अब जब आपको डीजल भी और पेट्रोल भी आपको जेब से डलवाना पड़ रहा है, तो लामहला जो है मौलाना तो उनको तो रात को ख्वाब भी नहीं इसी के आते होंगे कि किसी तरह ये रिजाइन करके आ जाए। ये कोई रिजाइन करके आएगी अपोजिशन तो ही मौलाना को फायदा है, अदरवाइज सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन करने में मौलाना को कोई फायदा नहीं है, नुकसान मौलाना का होगा। चूंकि हार्डकोर जो लोग हैं वो मौलाना के हैं। धरना अगर होता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं बैठेगा, स्वयं मौलाना के पास वो वाला ग्रुप है कि जिनको खाना पीना दे के आप जो है वो यहाँ पे, चूंकि मदरसे हैं, मदरसों के तलबा हैं, वो तलबा जो है वो ऑलरेडी घरों से फारिग तहसील होते हैं, आए होते हैं मदरसों के अंदर पढ़ने के लिए। सो ऐसे मदरसों के तलबा को लेके अगर मौलाना आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो जाहिर बात है कि वो महीना 2 महीने 6 महीने वो सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन कोई और पॉलिटिकल पार्टी, नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई वोटर सपोर्टर नहीं है हार्डकोर जो है कि जो आके कहे कि ठीक है जी मैं यहाँ आ गया और नहीं जाऊंगा। सो मौलाना को ये इस बात का अंदाजा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है और नौबत यहाँ तक पहुंचती है तो सारी जो होगी ना वो मौलाना के कंधे पे आ जाएगी जिम्मेदारी। और अगर मौलाना को इन्होंने खूब पैसे दे दिए तो हो सकता है कि मौलाना जो है वो उसको सस्टेन करवा जाए
धरना लंबा करवा लें, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर मौलाना, तो बेहतर यही है, वो ये समझते हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी है कि अपोजिशन को मजबूर किया जाए कि वो असम्बली से रिजाइन दे दे और एक क्यास पैदा हो जाए और ऐसी सूरत हाल, एक आईनी बहरान पैदा हो जाए जिसके बाद वो इलेक्शन में चले जाए। सर, जेयूआई के रहनुमा राशिद सोमन ने कहा है कि मौलाना साहब अकेले नैब पेश नहीं होंगे, उनके साथ पार्टी के 30 लाख कारकुन भी नैब में पेश होंगे। तो आपको नहीं लग रहा ये कुछ जो है वो एजिटेशन टाइप चीज हो जाएगी अगर जब नैब में उनकी पेशी होगी? हाँ देखिए, बयान तो आते रहते हैं वो मौलाना, अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, चूंकि देखें पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी पार्टीज हैं जो पॉलिटिकल कम रिलीजियस पार्टीज हैं, जिनके लोग जो हैं वो मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। एक जमात इस्लामी है और दूसरी मौलाना की ताकत है इनके पास। अवाम की नहीं, अपने वोटर की ताकत है। अवाम से मुराद तो यह है आप और मैं भी है ना, हम तो मौलाना को सपोर्ट नहीं करते और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो मौलाना को सपोर्ट नहीं करते। इनके सपोर्टर और वोटर हैं थोड़े, लेकिन बड़े नवंबर में धरने में थे, वो लोग तो शायद इनको सपोर्ट करेंगे, यकीनन वो सपोर्ट करेंगे। और वो कौन लोग थे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये वो सारे के सारे वो लोग थे जो इनके मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, ये वो लोग थे जो इनके मदरसों में से पढ़ के निकले हुए हैं, ये वो लोग हैं जो इनकी पार्टी के अंदर जो है जो हमदर्द से रफीक और रफीक से ऊपर जाके कारकुन और रुकन बन चुके हुए। सो ये वो लोग हैं और ये बड़े बड़े इन्होंने बड़े कस्में खाई हुई होती है और ये बड़े डिटरमिन होते हैं ये लोग। सो लामहला जो है मौलाना के पास एक वोट बैंक तो है, ये निकाल भी सकते हैं उनको, और रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो है आप लोगों को एक्सप्लॉइट करके बाहर ले आते हैं। तो सर ये कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए इस चीज को मैनेज करना? हुकूमत के लिए नो डाउट, अगर मौलाना ऐसी सूरत हाल में उस दिन अपने साथ उसके बंदे निकल आते हैं और ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊं फिर मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए। आप मत भूले फैजाबाद का धरना जो कि एक मजहबी जमात ने दिया था, और उसने जो कि कादियानी, आपको याद होगा जब असेंबली के अंदर कादियानियों को जो है वो किया जा रहा था, उनके जो हमारे शनाख्ती कार्ड के अंदर और बाकी जो खाने के अंदर जो है उसके रेजिस्टेंस में जो है कादी साहब के साथ। सो मजहब जो है वो बहुत बड़ी फोर्स होता है। मजहब के इनका वोटर और सपोर्टर वो बहुत रिलीजियस है और वो पॉलिटिकली रिलीजियसली वो चीजों को लेके चलता है। उनके लिए उनके पास जो है अपने लीडर, अपने कायद के लिए जान दे देना बिल्कुल बहुत आसान है। वो लड़ने मरने वाले लोग हैं। अगर उस दिन पीपल्स पार्टी का होता है तो शायद बात डिफरेंट थी, नून लीग का भी डिफरेंट था, लेकिन मौलाना को बुलाएंगे और मौलाना ने अगर इशारा कर दिया अपने कारकुनों को आ जाओ, और वहां पे अगर एक दो लोग जो है वो, या ऐसी फिजा बन जाती है या ऐसे हालात बन जाते हैं जिनके बाद जो है वो कोई कश्तो खून होता है या लाठी चार्ज होता है या वहां पे आंसू गैस शेलिंग होती है या वहां पे इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाती है कि जिसके बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की मामला जो है वो खड़े हो जाए, सो उसका फायदा जो है वो मौलाना ले जाएंगे। मौलाना अपने लोगों को रिवाइव कर जाएंगे, मोबिलाइज कर जाएंगे, बाहर निकाल लेंगे। सो गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के चलना होगा। उनको इस चीज को देखना है कि मौलाना को किस तरह से इस तरह बुलाया जाए कि मौलाना का कारकुन भी जो है वो भी ना निकले बाहर, और मौलाना उसको जो है वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे यूज भी ना करे, और ऐसा भी ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो कुछ सूरत हाल पैदा हो, ऐसा भी ना हो कि वहां पे जो है वो मामला जो है वो हाथ से निकल जाए। चूंकि ऐसा ना ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मामला हुआ तो इसकी आग पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है, चूंकि हर जगह पे इनका वोटर बैठा है। अगर वो छोटी सी पार्टी है जो कोयटा में मामलात पे जो है वो पूरे पाकिस्तान की रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं, तो इनके पास उससे बड़ी पावर है। ये सिंध के अंदर बहुत मजबूत है, ये बलूचिस्तान में बहुत मजबूत है, ये केपी के अंदर उतने मजबूत नहीं है, लेकिन बहरहाल इनका वहां पे इनके पास एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। सो पंजाब के अंदर भी ये कर सकते हैं, साउथ पंजाब के अंदर स्पेशली। तो लिहाजा गवर्नमेंट को ये देखना है कि ऐसा ना हो कि ये मामला जो है वो हाथ से निकल जाए। उसको बहुत सोच समझ के उनको चलना पड़ेगा। सर, इस पर भी बात की जा रही है कि मौलाना साहब को जो इन वक्त नोटिस भेजा गया है, ये इस वजह से कि एपीसी में उनका एक सख्त मौक़िफ़ था, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो है वो मुल्कगीर एहतजाजी तहरीकें और इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर बड़ा जोर दिया है। तो ये जो वाकई कोई इनके खिलाफ इंतकामी अगर इसका स्टंट आगे बढ़ाएं तो ये वही मुल्कगीर एहतजाजी तहरीकों को की तरफ ले चलें, एपीसी में जो डिसाइड हुआ है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया ना कि दोनों तरफ जो है वो टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा गया है। अगर हुकूमत ने टाइमिंग का ख्याल किया है तो मौलाना ने भी टाइमिंग का बड़ा ख्याल किया। मौलाना ने भी उस वक्त जो है वो
अपोजिशन को वो किया है जब लोगों की कुव्वत खरीद बैठ गई है, जब लोग जो है उनके नाक नाक तक हो गए हैं, लोग जो है वो तंग आ गए, महंगाई से जलील हो गए हैं, बाकी मामला से जो है वो तंग आए हुए हैं। सो ऐसी सूरत में लोगों को निकालना कदरे आसान होता है एज कंपेयर टू उस वक्त में जब लोग जो है वो खुशहाल हो। जब लोग जो है, खुशहाल आदमी नहीं निकलता बाहर, जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो क्यों निकलेगा बाहर और क्यों उनकी सपोर्ट करेगा, चाहे वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी का है। सो अल्टीमेटली इन्होंने भी मौलाना भी टाइमिंग का बहुत ख्याल रखा है और टाइमिंग का ख्याल जो है वो उन्होंने भी किया है। लेकिन इस सूरत हाल में फायदा पीटीआई को नहीं होगा, मौलाना को होगा। मौलाना जो है वो इस कार्ड पे जो है या इस बॉल पे छक्का लगा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि मौलाना बाउंड्री पे कैच हो जाए, डिपेंड करता है। तो सर आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन जमातों के कायदीन ने एपीसी में तकरीरें की हैं उससे सियासी माहौल में तनाव है? बिल्कुल तनाव है, बिल्कुल तनाव है। क्योंकि और आज शहबाज तनाव शरीफ ही ने है भी मेरा कि ख्याल आप से देखें कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इमरान खान उनको जेल भेजने के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें बात यह है कि इमरान खान तो खैर जब वो अभी इक्तदार में भी नहीं आया था वो तब भी कहता था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और इन्होंने मुल्क का पैसा लुटाया है, इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है, इन्होंने मुल्क को तबाह किया है, सो मैं इनको किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तो उसका ये मौकफ पहले दिन से ही था और अभी तक है। और मुझे नहीं लगता कि खान जो है वो अपने मौकफ में कोई तब्दीली लेके आएगा या कोई लचक लेके आएगा। वो उस पर खड़ा था, वो अभी भी खड़ा है और वो आइंदा भी खड़ा रहेगा। सो अगली बात आ जाए कि मौलाना, तो मौलाना या शहबाज शरीफ जो है वो यही कहते रहेंगे कि जी हमें जो है वो जेल भेजा गया है, इसलिए भेजा गया है कि हमने एपीसी की थी, इसलिए भेजा गया है कि हमने जो है वो उनके साथ वो किया था। सो तनाव तो अल्टीमेटली जब ये उनको धमकियां देंगे, इन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, हम जो है वो असम्बली से रिजाइन भी देंगे, और उन्होंने पूरी एक अपना लाहेअमल बनाया है। सो उस लाहेअमल को जो है वो काउंटर उन्होंने करना है। अगर इनके लीडरशिप को उठा के वो अंदर कर देते हैं केसेस के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि फिर इन्होंने भी यही किया। आप देखें बेनजीर भुट्टो जो है वो अंदर होती थी, जरदारी साहब अंदर रहते थे नून लीग की हुकूमत में, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो नून लीग वाले जो है वो अंदर जेलों की हवाएं खा रहे होते थे। तो ये इन्होंने भी इसी ठीक। ओके अहमद साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान ओके नाजरीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।